ओके, सो लास्ट क्लास में बच्चे आप लोगों ने क्या स्टडी किया? बोहर थ्योरी, उसके तीनों पोस्टुलेट स्टडी किए। तीनों पोस्टुलेट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट आपके हिसाब से कौन सा है? लास्ट वाला, क्योंकि जो आज मैं करवाने वाला हूँ एनर्जी हम लोग निकालने वाले हैं, एनर्जी निकालने वाले हैं जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा वन स्टेट टू द अदर स्टेट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो किस फ्रिक्वेंसी का फोटोन या किस वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकलेगा, उसके लिए हम लोग एनर्जी निकालने वाले हैं। ठीक है, उसकी कंडीशन डिराइव करने वाले हैं बेसिकली। हाँ जी, तो जो लास्ट में जो फ्रिक्वेंसी कंडीशन बताई थी बच्चे आपको, वो क्या थी? इट वाज E इनिशियल माइनस E फाइनल इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। ये कंडीशन थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एक फोटोन बाहर निकलेगा और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या होगी? hc बाय लैम्डा। बेसिकली उस फोटोन के पास में एनर्जी होगी दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर। ये दो एनर्जी लेवल्स किसके हैं? ऑर्बिट्स के हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी ऑर्बिट्स की होती है। ठीक है, ये ऑर्बिट्स की एनर्जी है। दूसरा पोस्टुलेट क्या था आपके पास में कि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी कि इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। राइट, ये बात बताई थी। और इसमें थर्ड पोस्टुलेट क्या था हमारा, जो कि उस समय फर्स्ट लिखवाया था मैंने, कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स विच मेक्स द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो तीसरी कंडीशन थी आपके पास में, तीसरा पोस्टुलेट था कि mv²/r इक्वल्स टू k इंटू ze² डिवाइड बाय r²। ठीक है, यहां पे हमारे पास Q1 क्या था? न्यूक्लियस का चार्ज, और Q2 क्या था? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा होगा ये बातें? तो बेटा ये जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 2 और पोस्टुलेट नंबर 3, आज इनके ऊपर हम लोग बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं। इनके बेस पे कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं और फिर उन दोनों इक्वेशन से जो रिजल्ट बनेंगे 2 और 3 से, उस इक्वेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे नंबर 1 के अंदर, और हमारे पास एनर्जी कंडीशन आ जाएगी कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, है ना? ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जी आपको मिल जाएगी। राइट, क्लियर है बात? तो लास्ट टाइम जहां मैंने लेक्चर वाइंड अप किया था वो क्या था टॉपिक? रेडियाई या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो बोहर के एटॉमिक मॉडल जो है उसको हम मैथमेटिकली एनालाइज करने वाले हैं आज। मैथमेटिकल एनालिसिस, यहां से 1 2 या 3 नंबर की डेरिवेशन पक्का आती है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कौन से आने हैं? वो ट्रांजिशन वाले। ठीक है, कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सी ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग किस एनर्जी या किस फोटोन, किस वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा। राइट, तो देखो मेरे पास में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने ऑर्बिट बना दिया, और यहाँ मेरा है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके अगल बगल घूमेगा। राइट, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं r है। किसका? ऑर्बिट का रेडियस। और न्यूक्लियस का चार्ज है मेरे पास में कितना? z टाइम्स e। z जो कुछ भी होगा वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज आ जाया करेगा। जितना बड़ा, जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतना बड़ा न्यूक्लियस होगा, डेफिनेट सी बात है। जितना बड़ा एटॉमिक नंबर उतना बड़ा उसका न्यूक्लियस। और ये रहा अपने पास में इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोल देते हैं Q2 इज इक्वल टू E हियर। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। कैसे रिवॉल्व कर रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मैटर नहीं है, क्योंकि ये हमारी सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर सामने से देखने पे क्लॉकवाइज है तो वो पीछे से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज बन जाती है। तो ऐसा कोई इसमें मैटर वाली बात नहीं कि सर किस तरह से रिवॉल्व करेगा, वो इशू नहीं है। रिवॉल्व करता है, ये बात पेट है। क्लियर है? कोई डाउट भाई? किसी के मन में कोई डाउट आए बच्चे तो आप प्लीज इसको क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है केमिस्ट्री में जो पढ़ा हो और जो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा दोनों मैच ना करें। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप थोड़ा पढ़ते हो, यहाँ आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस करवाया जाएगा। तो कहीं पर भी अगर मन में क्वेश्चन आए तो आप पूछना। आपका वो क्वेश्चन नेगेटिव वाला है वो आज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रेडियस, या हम लोग पहले डेरिवेशन करने वाले हैं। रेडियस ऑफ द
nth ऑर्बिट, यहां मैं कोई फर्स्ट सेकंड की बात नहीं करूंगा, nth ऑर्बिट के लिए डिराइव करूंगा, एक जनरल डेरिवेशन मिलेगी, n की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और हमें जो है एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड क्या होगा, n की वैल्यूज पुट करोगे, नंबर ऑफ आपको जो रेडियाई का जो नंबर है, ये जो ऑर्बिट का नंबर है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस मिल जाएगा। ठीक, तो हम ये दो इक्वेशनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। एज वी नो दैट, मैं दोबारा से लिखूंगा, एज वी नो दैट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई और mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये पता है आपको? z क्या है यहाँ पे अपना एटॉमिक नंबर है, e क्या है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये दोबारा करके दिखाने की जरूरत है, ये कहाँ से आया टर्म? वही कूलम्ब फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से ये चीज बनती है, Q1 की वैल्यू ये पुट करेंगे, Q2 को पुट करेंगे, अपना आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। तो चलो इसको इक्वेशन 1 करता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। अब मेरे पास में बेटा ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है। अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो फ्रॉम वन वी कैन राइट, वी गेट, यहां से हमें क्या मिलने वाला बच्चे? r वुड बी इक्वल टू NH डिवाइड बाय 2 पाई इंटू मास इंटू वेलोसिटी। किसका मास होगा ये? मास ऑफ द पार्टिकल विच इज रिवॉल्विंग। कौन सा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और r क्या है मेरे पास में? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, तो ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 को यूज करना है और यहां से कहीं से v की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देनी है। क्या करना है? यहां से v की वैल्यू निकालनी और यहां पुट कर देना और अपने को रिलेशन मिल जाएगा। लेट अस डू दैट। तो अब देखो यहां पे फ्रॉम 2 मुझे क्या मिलने वाला है बच्चा? मुझे वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी पुट कर दूंगा यहां पे निकाल के, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो करते हैं इसको। तो यहां से एक बात देखो, क्या r से ये r कैंसिल हो जाएगा? चलो यहां दोबारा लिखता हूं मैं, mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू k ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल, बोलो भाई, एक r से एक r कैंसिल। और यहां से मेरे पास में जो v की वैल्यू है क्या बनेगी? देखो, v स्क्वायर वुड बी इक्वल टू k ze स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू r। बोलो भाई, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ये बन गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। अच्छा, अब यहां पे ये रहा r और ये रहा v। तो आप एक काम करो, यहां से v की वैल्यू को पुट कर दो। तो क्या करोगे बच्चे? देखो, तो पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 3 यहां पुट कर दो। तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? r इज इक्वल टू NH डिवाइड बाय 2 पाई mv बनेगा। तो v की वैल्यू पुट करोगे, लेकिन यहां तो v स्क्वायर है ना, तो रूट में कर दोगे, कर लोगे, करके दिखाओ क्या बनता है। या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k ze स्क्वायर डिवाइड बाय mr। ठीक है, अब करो पुट। देखो r की वैल्यू क्या बनती है? NH डिवाइड बाय 2 पाई m इंटू v, वो रहा v के वैल्यू। तो वी कैन राइट k ze स्क्वायर रूट में और ऊपर चले गए mr रूट में। बोलो भाई, ठीक है? ठीक है, कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट कर दिया, ये ऊपर चल गई टर्म। अब यहां पे चक्कर क्या पड़ रहा है कि r इधर भी आ गया, r उधर भी आ गया, है ना। अब क्या करें? स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ये डेरिवेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आती है। यहां से अपने को मिलेगा r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। देखना भाई, ठीक है, ये मिलेगा अपने को। कर लिया सॉल्व? ग्रेट। तो आप यहां से क्या करो बच्चे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। इक्वेशन नंबर ये 4 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर 4। तो क्या मिलेगा? देखो भाई, r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा? mr। रूट खत्म हो गया। रूट खत्म करने के लिए कर रहे हैं ऐसा, बस
ओके, डिवाइडेड बाय क्या बना अपने पास 4 पाई स्क्वायर, साथ में m स्क्वायर भी आ गया, इनटू के जेड ई स्क्वायर। ठीक और सही है। तो यहां से अब r, यहां से ये r खत्म, एक r खत्म। ओके, यहां पे एक मास है और यहां एक मास है, यहां दो मास है और यहां पे एक मास है, तो एक मास से ये खत्म, राइट। तो क्या बन गया तुम्हारे पास रिजल्ट, ये बन गया रिजल्ट फाइनली। तो r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ठीक है जी, मिल गया रिलेशन। तो यहां पे मेरे पास में ये फार्मूला बन चुका है। अब इसको थोड़ा सा और मैं सही से लिख रहा हूं, यहाँ n स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे z कर देता हूँ, यहाँ h स्क्वायर आ गया, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k e स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, क्या सही लिखा मैंने, सही लिखा मैंने। अब मुझे बताओ यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर कौन कौन से टर्म्स कांस्टेंट है, जो मैंने ब्रैकेट में डाली है मेरे ख्याल से तो वो सारी टर्म कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, पाई भी अगेन कांस्टेंट आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 9 इंटू 10 पावर सॉरी 9, और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। यानी कि ये सारी की सारी टर्म मेरे पास क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनेगा भाई। दिस एंटायर टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर आई कैन राइट r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z स्क्वायर। यस और नो। यानी यहां पे जो कांस्टेंट आया हेयर कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे बोलो, इसको c बोल दूं, c इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, इसको c बोल देते हैं यहाँ पे। और ये है मेरे पास h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e सॉरी m k e स्क्वायर, ये बन गया जी। तो ये रिजल्ट बना आपके पास। यानी कि r इज नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन द n, इट इज डिपेंडिंग अपॉन z ऑल्सो। क्योंकि बोहर की थ्योरी किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जैसे लिथियम सिंगल पॉजिटिव एंड सो ऑन। नहीं, हीलियम सिंगल पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इनके लिए वैलिड है। अब फॉर एच एटम, फॉर एच एटम यानी हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी। तो बेटा यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ जाएगा। अगर वो आपसे कहता है कि किसी भी हाइड्रोजन लाइक या किसी भी एटम के लिए आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालिए, तो फॉर्मूला है r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। किसी भी z की वैल्यू नॉट स्पेसिफिकली 1। अगर वो बोलता है हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट का रेडियस निकालिए, तो ये रहा फॉर्मूला, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली एंड दिस इज फॉर जनरल, किसी भी एटम के लिए। अगर हीलियम की बात करेंगे तो z की वैल्यू 2 कर देंगे, लिथियम के लिए 3 कर देंगे एंड सो ऑन। क्लियर। तो ये दोनों रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के लिए इसको यूज करना है, और नॉर्मली किसी भी न्यूक्लियस के लिए या किसी भी ऑर्बिट के लिए या किसी और एटम के लिए सॉरी, आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये डिब्बे में इसको बंद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया आपके पास। अब यहां से एक बात और सामने आती है, वी क्लियरली सी दैट ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ऑर्बिट्स बेटा इक्वली स्पेस्ड नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ऑर्बिट जो है उनकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि r1 इज टू r2 इज टू r3 का जो रेशियो बनने वाला है वो क्या बनेगा 1 इज टू 4 इज टू 9 एंड सो ऑन। देख पा रहे हैं, 1 n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो r1 वुड बी इक्वल टू 1, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 पुट करेंगे 16 एंड सो ऑन। यानी कि इक्वली स्पेसिंग नहीं है। देखो 1 और 4 के बीच में कितना गैपिंग है, 3 का गैपिंग है, 4 और 9 के बीच में 5 गैपिंग है, यानी गैपिंग बढ़ती जा रही है, राइट। तो इक्वल स्पेसिंग तो नहीं है, ये बात साबित हो गई। आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स इज 1:4:9 कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3।
ऐसे भी डिराइव करने को बोल सकते हैं। ये सारे करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर में क्वेश्चन आया। अगर एक नंबर में आया तो आप लिखेंगे सीधा एज वी नो दैट फॉर हाइड्रोजन एटम दिस इज द रिजल्ट, तो इसके बेस पे हम ऐसा कर सकते हैं। बट अगर 2 या 3 नंबर में आ गए तो आपको डिराइव करना पड़ेगा पूरा। क्या है, कुछ भी तो नहीं है, 2 स्टेप तो है, तो समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, अदरवाइज तो 2 लाइनों में काम खत्म हो जाता है। राइट, क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें? अब यहीं से आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी पता लग जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने डाला था अभी इसमें जो आपका प्री बोर्ड हुआ है, उसमें क्वेश्चन क्या था कि प्रिडिक्ट द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट है उसका जो ऑर्बिट है उसका क्या रेडियस होगा? क्या था? क्या था? फ्रीक्वेंसी थी? नहीं, ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से था। तो उसमें पहले रेडियस निकालना होता है। अभी पेपर पढ़ा है किसी के पास? मैं भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन था उसमें एक रेडियस का क्वेश्चन था एक, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? जयंत वहां से वो उठाना डस्टर। सर हाँ जी, इसमें जो सी है उसकी वैल्यू भी तो कुछ निकालेंगे ना सॉल्व करके सारा? हाँ बिल्कुल निकाल। अपने को नहीं जाना यार उसमें। सर अगर आर की वैल्यू निकाल, मैं बता रहा हूँ, अपने को नहीं जाना उसमें। अब मैं ना सीधा डायरेक्ट एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। देखो, ये इरेज कर दूं मैं? ओके देखो, मेरे पास में ये रिजल्ट आया हुआ है, अपने को पता लग गया कि एज दिस इज आर इज इक्वल टू सी इंटू एन स्क्वायर बाय जेड है। ये रिजल्ट है, मिल गया। देखो इसमें क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूजिंग बोहर पॉस्टुलेट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग बोहर पॉस्टुलेट डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड आ गया, ये पॉस्टुलेट नंबर 3 के बेस पे चलेगा यहाँ से, यानी कि एच न्यू आ जाएगा ना यहाँ पे, तो न्यू वुड बी इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ डिवाइड बाई एच। वहाँ से वो निकलना था, और पहले हमें एनर्जीज निकालनी पड़ेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा। वो रिडबर्ग फार्मूले वाला रिलेशन है, राइट। अच्छा, फिर इसमें देखो पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम Ni4 to 3। कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा ये रहा, सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी मैं 4th पे चले गया। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स रेडियस इज फाउंड टू बी 21.2 10⁻⁻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 ⁻
ऑफ द एटम इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपको पूछा गया था इसके अंदर। तो कैसे करना है, देखो ये रहा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आता है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 2 नंबर में। तो पहले तो चेक कर लो कि एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये जो C की जो वैल्यू है फॉर ग्राउंड स्टेट आप करके देख लेना इसको। फॉर ग्राउंड स्टेट N की वैल्यू क्या बनेगी मेरी, 1 बनेगी 1। तो R1 इसको लिख देता हूं मैं, वुड बी इक्वल टू C, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और ये C की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, वो रही। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि H की वैल्यू पुट करो, ये सारी वैल्यूज पुट करोगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप सॉल्व करो या तो आप रिमेंबर कर लो, तो बेटर ये है कि आप याद कर लो। तो यस 0.53 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट के लिए। बेटर ये है कि आप याद कर लो, राइट। अगर सॉल्व करके देखना है, भरोसा नहीं है मेरी बात पे, तो आप सॉल्व करके देख लो, वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास में आ गया बच्चे, फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। और अगर हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आप एन की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 2 करेंगे। देयरफॉर यहां पे क्या बन जाएगा, R इक्वल टू C इंटू 2 का स्क्वायर करिए, यानी 4C बन गया, यानी 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, 4 और 3 12, 2 21 एंगस्ट्रॉम। लो जी, ठीक है, यही है आंसर, यही बोला कि प्रूव करो,
तो ये आ जाएगा R2, यहाँ कर दो, ये R2 हो गया। ठीक है, कोई डाउट? तो बेटा ये सारी चीज़ें अगर आपको सारा सिलेबस कराया होता तो पेपर बहुत आसान था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। बट यही आना है पेपर, बोर्ड का पेपर भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, इनफैक्ट इससे आसान ही होगा। ठीक है, इससे आसान होगा। तो बेटा ये आपके पास में रेडियस की कंडीशन बता दी। ग्राउंड स्टेट में क्या होगी, किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लिए आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ध्यान रखना कि हाइड्रोजन एटम है या कौन सा एटम है। अगर वही यही यहाँ पे वो बेरिलियम एटम लिख देता, बेरिलियम 3 पॉजिटिव कर देता, तो क्या करते आप, यहाँ पे 4 करते पुट। ठीक, कोई डाउट यहां तक? चलिए अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ये रेस कर रहा हूं मैं, अभी कर दूं। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, तो देखो मेरे पास में क्या रिलेशन आया था, अभी 2 रिलेशन आप लोगों ने निकाले थे, वही उलट पलट के एक दूसरे में वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज निकालनी है आपको। ठीक है, तो R की वैल्यूज तो आप निकाल चुके हो, और अब हम क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी निकालने वाले हैं। नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखनी है हम लोगों ने। देखो भाई, अब वही फॉर्मूला है mvr इज इक्वल टू NH/2 मैं तो लिख रहा हूं बच्चा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी लिखना मत इसको, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्टली वो रिजल्ट ऑब्टेन किया हुआ है, राइट। वहीं से हम वैल्यूज को चेंज कर देंगे थोड़ी बहुत। R क्या था मेरे पास में, kZe² डिवाइड बाई R² इज इक्वल टू mv² बाई R। ठीक है, ये था मेरे पास, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी भाई यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे v इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2πmr। ठीक है, और ये वैल्यू है, इसके अंदर R की वैल्यू को उठाओ, पुट कर दो, जो आपने निकाली है, या निकाली आपने R की वैल्यू, उठाओ और पुट कर दो। इसको क्वेश्चन नंबर 5 कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 ओ आसान है बहुत। ठीक है, तो नाउ इसको क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हो गई, पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर 6। करो और बताओ क्या वैल्यू आ रही है, क्विकली। करो पुट, तो ये v इज इक्वल टू NH डिवाइड बाय 2π इंटू m इंटू R की वैल्यू है मेरे पास n² h² अपॉन, अब ये वाली जो टर्म अपॉन में है ये ऊपर चल जाएगी, बोलो भाई, 4π² mkZe²। देखो तो सही कर रहा हूं, वैल्यू से पुट करिए, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ये MVR है, ये वाली क्वेश्चन। v इज इक्वल टू NH/2πmr, यहां से पुट करिए ना, ये वैल्यू, ये v की वैल्यू निकाली है, तो m और r इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू उठा के हमने कहां पुट कर देनी है, सॉरी r की वैल्यू को यहां से लेके इधर पुट कर दो। ठीक है, ध्यान से करना, कुछ भी नहीं, सिंपल है बिल्कुल। तो यहां पे m से m कट गया, और क्या कट रहा है, एक n से एक n जाएगा। ठीक है, और एक h से एक h जाएगा, यहाँ पे 2 से 4 जाएगा, 2 2 जा 4, और एक पाई से एक पाई गया। ठीक है, अगर जो सी है वही सीधा पुट कर दे, उसकी वैल्यू आपकी मर्जी है यार, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये तो मैं आपको सारा एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, आपका दिमाग जैसे चलता है वैसे चलाओ। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारे पास में क्या, 2π kZe² अपॉन NH, ये आया अपॉन NH। मेरा N और H एक बराबर लगता है ना, ये लो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेना अपने आप। तो ये बना आपके पास में। तो देखो अब वेलोसिटी क्या बनी आपके पास में, अगेन Z को एक तरफ कर लो और N को एक तरफ कर लो, बाकी सारा 2π ke² डिवाइड बाय h, ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ कांस्टेंट अलग आया, देखो ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट आ गया, तो मेरे पास में क्या रिलेशन बना, देयरफॉर
वी कैन राइट v प्रोपोर्शनल टू z बाय n। लो जी, v प्रोपोर्शनल टू z बाय n एंड फॉर h atom z is equal to 1, therefore v proportional to 1 by n। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या देखो क्रिएटिविटी, देखो आपको किसी बुक में ये क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है, बट क्रिएटिविटी हो सकती है एग्जामिनर की, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा आपसे कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन r एंड n। हाँ जी, आ सकता है क्वेश्चन, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। तो प्रोपोर्शनल टू r n स्क्वायर है तो पैराबोलिक बन जाएगी कंडीशन, ठीक है। और यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी आ सकता है। बुक कहीं किसी बुक में रिटर्न नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जामिनर की क्रिएटिविटी हो सकती है, पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट का ग्राफ बनाइए या नंबर ऑफ ऑर्बिट का ग्राफ बनाइए। तो आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीजेस, v डिक्रीजेस एज n इंक्रीजेस, यानी कि जितना, देखो यहाँ पे मेरे पास में ये न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया मेरा, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, राइट, और उसके बाद में अगला एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, तीनों की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज का आपको कंपैरिजन पूछ सकता है आप एग्जामिनर। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले के बेस पे कंपैरिजन दिखा सकते हैं। समझ पा रहे बात को? तो इस तरह से आपको हो सकता है वो आपको दे दे क्वेश्चन कि भाई दो स्टेट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम है आपको, तो तीसरे की वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज को, ध्यान से देखना। v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n आ गया, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ गया। जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतना उसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा और उतना वो स्लो घूमेगा, बिकॉज फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है ना, तो फोर्स का इफेक्ट कम तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी घट जाएगी। यहां से साबित हो गया, देखो क्लियर है। ये आपका वेलोसिटी आ गई। अब नेक्स्ट आ गया एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में क्या होगी। पहले तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन कितनी तरह की एनर्जीज पोजेस करता है जब वो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इसमें वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट की? ये निकालनी पड़ेगी, 2.18 ये निकालनी पड़ेगी बच्चे, कांस्टेंट की वैल्यू। जरूरत नहीं है आपको सर, बट अगर क्वेश्चन आता है v की वैल्यू निकाल तो निकाल लो, तो कांस्टेंट फिर हमको पता होना चाहिए ना वैल्यू, फिर सीधा वो सॉल्व कर लो यार। जरूर आप कितनी चीजें याद कर लोगे सर? वहां पे क्वेश्चन करना, वहां पे जो टाइम है वो इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो कितना टाइम? कोई दिक्कत नहीं, तुम याद कर लो। मुझे अभी याद नहीं आ रही है, आपको याद करना तो आप याद कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपने निकाल ली तो वेरी गुड, 21 पॉइंट समथिंग ही आता है वैसे, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर नहीं भी याद करते तो कोई इसमें पहाड़ नहीं गिरने वाला, ठीक है। आप बड़ी आसानी से यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना कि इसमें जो क्वेश्चन नया बन सकता है वो यही क्वेश्चन बन सकता है कि प्लॉट द ग्राफ वाला क्वेश्चन नया बन सकता है। और जब ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा रिलेशन यहाँ पे लगना है। तो बेसिकली ग्राफ जब भी आपको करना होता है तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि इन दो चीज़ों में जिसके बीच में ग्राफ पूछा गया है वो उनका रिलेशन बेसिकली है क्या। अगर आपको रिलेशन याद आ रहा है तो आप ग्राफ बना पाओगे कहीं ना कहीं पे, और नहीं याद आ रहा है फिर मुश्किल है। तो बेटर ये है जो मैंने डिब्बे में बंद किया है ना, इन चीज़ों को याद रखना। ये जनरल है और ये हाइड्रोजन के लिए, ये जनरल, ये हाइड्रोजन के लिए, ठीक। अब ऐसे ही एनर्जी कंडीशन में निकालेंगे, पहले जनरल और उसके बाद हाइड्रोजन के लिए। फिर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, लाइमन बाबर पार्शियल ब्रैकेट फंड सीरीज, और फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मेन जो टॉपिक है वो रदरफोर्ड का मॉडल आ गया एक तो, और दूसरा मॉडल आ गया तुम्हारे पास में बोहर का मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बच्चे मेरे पास में तीसरा पॉइंट आ जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखो इलेक्ट्रॉन दो तरह की एनर्जीज पोजेस करेगा, कौन कौन सी? सर पोटेंशियल पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक।
तो इलेक्ट्रॉन के पास में दो एनर्जी बनेंगी, एक होगी काइनेटिक, दूसरी होगी आपके पास पोटेंशियल। क्योंकि काइनेटिक क्यों होगी? बिकॉज वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और पोटेंशियल क्यों होगी? बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अच्छा, इतना तो मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो ओवरऑल एनर्जी आती है वो नेगेटिव में आती है। इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव में आती है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ में अटैच्ड है, बाइंडिंग एनर्जी उसको बोल देते हैं, बाउंड है। जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी किसी सैटेलाइट की अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो वो भी नेगेटिव आती थी। तो वो इसका मतलब है कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के साथ बाउंडेड है। जैसे ही अर्थ की एनर्जी सन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आती है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन possesses kinetic energy as well as potential energy in the orbit. Therefore total energy of electron is equal to kinetic energy plus potential energy. ओके, यही होगी कि कोई और एनर्जी भी पॉसिबल है। ये दो एनर्जीज ही होंगी, काइनेटिक मोशन की वजह से और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? 1/2 mv²। और ये वाली एनर्जी क्या बनेगी? k इंटू जेड ई इंटू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -e डिवाइड बाय r, स्क्वायर नहीं r। अब आप बोलोगे सर यहाँ आपने माइनस क्यों लिया, है ना? वहां तो आपने प्लस ले लिया था, k/e² करके, है ना? देखो, जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम चार्ज का साइन कंसिडर करते हैं। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो हमें चार्ज का साइन लेना पड़ता है। पोटेंशियल में चार्ज का साइन लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का साइन लेंगे। जब फोर्स फील्ड निकालते हैं तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कूलम्स। कूलम ने ये बात बोली थी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, अपने लॉ में बोला उसने, राइट। तो यहाँ हमें विद साइन रखना है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास? 1/2 mv² प्लस माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, -kZe² अपॉन r आ जाएगा। ठीक है जी। लंबा जोड़ा है ना, कैलकुलेशन तो है इसमें। तो ये अपने पास में आ गई टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब r और v की वैल्यूज पुट करनी है बस, ठीक है। अच्छा, एक जनरल रिजल्ट करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। जनरल रिजल्ट, ये तो खैर अभी मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे। अब मेरे पास में अब इंडिविजुअल एनर्जीज को निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। 1/2 मास इंटू वेलोसिटी क्या होगी बोलो? वेलोसिटी अभी निकाली आप लोगों ने, क्या था वेलोसिटी का वैल्यू? जब डिराइव करोगे तो बेटा कंप्लीट वैल्यू पुट करनी है। कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट, वो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन जो है ना पूरा पुट करना पड़ेगा। पूरा बोलो क्या था? 2πkZe² अपॉन NH। तो ये इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा देखो भाई, ये बन गया 1/2। बेटा आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो, ताकि अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप लोग सही कर लो। तो 1/2, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं, है ना। तो 1/2 m इंटू क्या हो जाएगा ये? 4π² k² z² और e⁴ है ना, अपॉन n² h²। ठीक है जी। कुछ कैंसिलेशन हो रही है? यहाँ पे हो जाएगा 2 बच जाएगा। ओके, दैट्स इट। ये आगे काइनेटिक एनर्जी आपके पास में। एंड व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? सर उसमें हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। करो पुट। इरेज करो इसको, मैं इसको इरेज कर दूं, इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे अपने को अब।
तो ये आगे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी बचे। नाउ वी विल सॉल्व फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में आई के जेड ई स्क्वायर बाय आर विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव भी है ना, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव नहीं रखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव कर चुके हो, तो आपकी मर्जी है, आएगा यहाँ नेगेटिव ही, ठीक है। बोलो भाई, तो आप इसको सॉल्व कर लो। चलो नेगेटिव हटा देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव यहाँ पे मैं पुट कर चुका हूँ। अगर यहाँ पे आपने प्लस रखा होता तो आप यहाँ पे विद नेगेटिव सॉल्व करते और फिर वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते, फिर प्लस माइनस माइनस ही आता, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास में क्या आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, ये रही आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये सारी टर्म गई ऊपर जेड 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, कुछ कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है। के जेड स्क्वायर, ठीक है, और ई की पावर 4 पाई स्क्वायर एम, कहाँ पे, पहले आप अपना जो कर रहे हो कर लो, मेरी बात बाद में सुनना। आप मैंने अभी यही बोला है कि आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है, हाँ, क्योंकि नहीं तो अगर यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ माइनस फिर पुट कर देंगे तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये आ गया मेरे पास में एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब इन वैल्यूज को उठाना है, चेक कर लो कहीं पे कोई चीज मिस तो नहीं हो रही है, क्योंकि लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है। के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 एंड 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर इसको 7 बोल देते हैं, ठीक है। पुट वैल्यूज इन 7, ओके, इसको 7 में पुट कर लीजिए। तो ई टोटल बनेगा तुम्हारे पास में काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 इंटू एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे जरा सोच के बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन, इन दोनों में से बड़ा कौन, देखो जरा ध्यान से एनालाइज करना। ये 2 पाई स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ क्या है, तो ये बड़ा हो गया, बाकी सारी चीजें सेम सेम चल रही हैं। तो एक काम करते हैं, जो कॉमन है वो निकाल लो पहले, क्या कॉमन आ रहा है, एक मिनट को, यहाँ पे पाई स्क्वायर कॉमन है, निकाल लें इसको, ठीक है। के स्क्वायर भी कॉमन है, बाहर आएगा, जेड स्क्वायर कॉमन बाहर, ई स्क्वायर कॉमन बाहर, ई 4 एम भी बाहर, अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सारा बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, ध्यान से देखना। अब यहां से क्या मैं 2 भी निकाल लूं बाहर, 2 पाई स्क्वायर, तो उधर क्या बचा, खाली 2 बचेगा, 1 माइनस, खत्म। देखो वज्र का क्या वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ओवरऑल आगे ना, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में। तो टोटल एनर्जी हमारे पास में आ गई है नेगेटिव में, ई टोटल इज इक्वल टू दिस मच, और आगे इसको सॉल्व करने के बाद में टोटल वैल्यू नेगेटिव। ये करके दिखा रहा हूं आपको एग्जाम में, अगर समझ पड़ता है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो इसको। इसका एक और शॉर्टकट भी है, वो भी कराता हूं आपको मैं। अगर आपको जनरल एटम के लिए पूछ रहे हैं, यूजुअली वो हाइड्रोजन एटम की बात करता है, जब हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड की वैल्यू सीधे 1 पुट कर देना, ये मेन रिजल्ट है। इसका एक शॉर्टकट रिजल्ट भी है, वो भी कराता हूं आपको, उससे एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करने वाला आपकी। तो ये टोटल एनर्जी मेरे पास क्या बनेगी, माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो ध्यान से, ओवरऑल वैल्यू अपने पास में आ गई नेगेटिव में, ओवरऑल वैल्यू आ गई तुम्हारे पास नेगेटिव में। तो ई टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब यहां पे जेड स्क्वायर मैं एक तरफ रख रहा हूं, बाकी सारे कांस्टेंट डिब्बे में बंद,
ये लो k स्क्वायर E4m अपॉन h स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? सही है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे? तो ये तुम्हारे पास में आ गई है वैल्यू। ओके ठीक है भाई। तो ये आपके पास में कंप्लीट कांस्टेंट आ गया, कंप्लीट कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की ये देखो, ये एक एटम की बात कर रहे हैं। दिस इज फॉर पर एटम, दिस एनर्जी इज फॉर पर एटम, फॉर पर एटम, एनर्जी पर एटम। दिस इज नॉट वैलिड फॉर मॉलिक्यूल्स, पर एटम। ठीक है। अब therefore ET is proportional to minus of z square by n square। ये फार्मूला बन गया आपके पास। ठीक है वंशिका, बात समझ में आ गई? अब अभी वैल्यू नेगेटिव में आ गई है। इसका मतलब है कि जितना ऑर्बिट का लेवल बढ़ेगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि विद द नेगेटिव साइन है ना। ठीक है, यानी कि छोटे ऑर्बिट में यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव, मोर नेगेटिव एनर्जी। थोड़ा ऊपर गए, एन की वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पे लेस नेगेटिव, और ऊपर गए और कम नेगेटिव। समझ में आ रही है बात है? यानी एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी जब एन की वैल्यू इन्फिनाइट पुट कर दो, बिल्कुल इन्फिनिट वाला ऑर्बिट, तो एन इन्फिनिटी कर देंगे तो ईटी विल बी 0। ये आगे कराऊंगा बोहर की थ्योरी के अंदर फॉर हाइड्रोजन एटम। अभी ये जनरल एनालिसिस हो गया कि इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू आएगी, तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनेगा, ई टोटल वुड बी इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर ऑल द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है जिस पर स्टार बना रहा हूं, फॉर ऑल द न्यूमेरिकल पर्पसेस। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आ गया? तो ये सारा कन्वर्जन, ये सारा जब सॉल्व करोगे ना, यहाँ वैल्यू जूल्स में आएगी आपके पास। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके मैंने लिखा है, आपको नहीं करना यार, नो नीड टू डू इट। ठीक है, आप सीधा ये एक्सप्रेशन डिराइव करो और ये रिजल्ट याद रखो फॉर ऑल द न्यूमेरिकल पर्पसेस। ये आपको याद रखना है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर एच एटम जेड की वैल्यू क्या होगी? Z equals to 1, therefore total energy would be equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम की होगी बात। Z की वैल्यू 1 कर देंगे हाइड्रोजन के लिए, Z की वैल्यू 1। किसी और एटम के लिए करेंगे तो आपको वो Z का फॉर्मूला कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और यही मेन चीज़ है। अब यहीं से फ्रिक्वेंसी कंडीशन भी आती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ गई एक ऑर्बिट के अंदर। घूम गए, दिमाग घूम गया? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक ऑर्बिट में आई। अब ऐसी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी यहां n1 कर दिया, बता रहा हूं, ऐसे ही आगे किसी और ऑर्बिट में चले गए तो वहां पे n2 कर देंगे। अब जब ट्रांजिशन होगी हाई टू लो या लो टू हाई, तो दोनों का डिफरेंस देख लेना, वो आ जाएगा, रिडबर्ग फॉर्मूला आ जाएगा वहां से। चैप्टर 2 में भी सारा यही था लास्ट। ठीक है, क्लियर होगी बातें ये? तो ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया इसका। अब यहाँ से एक चीज़ और पूछ सकते हैं, यूजुअली क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर पूछे तो आप बता सकते हो कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, लिख लो एक लाइन, हेयर ओवरऑल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, हेयर ओवरऑल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, which means that electron is bounded to the nucleus. Here overall energy is negative, which means that electron is bounded to the nucleus. इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है जी, क्लियर है। देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस ही बाइंडिंग के लिए कंडीशन होती है, रिपल्सिव फोर्स कभी बाइंडिंग की कंडीशन नहीं हो सकती। तो अगर कोई चीज किसी से टाइड अप है, बंधी हुई है, इसका मतलब है कि दे मस्ट बी हैविंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जैसे अर्थ बाउंडेड है सन के साथ, प्लैनेट्स बाउंडेड है सन के साथ, तो दे ऑल हैव ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम। क्लियर है, क्लियर है भाई। अब अभी मैंने क्या बोला कि इसका एक शॉर्टकट भी है, तो शॉर्टकट जानना चाहोगे आप लोग? शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट के लिए क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब मैं डायरेक्टली यहां पे जेड की वैल्यू 1 करने जा रहा हूं फॉर एच एटम, दिस इज ओनली फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी आपके पास, 1/2 mv² है ना। अच्छा, अब यहां देखो जरा ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर विद नेगेटिव साइन। अब यहां पे 1 कर दें तो माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब इन दोनों रिलेशन को जरा ध्यान से देखो कि यहां से कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं, देख लो। अच्छा, तो v की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, कितनी है v की वैल्यू? ये दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है? अच्छा, ये इसको देख लो, ये वाली कंडीशन देखो, mv² बाय आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। या हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, कर दें। अब यहां पे क्या मैं ऐसे कर दूं, कर सकता हूं। ये क्या बन गई, ये क्या बन गई, दिस इज हाफ ऑफ, हो गया सॉल्व। तो ये तुम्हारे पास में आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब यहां लिखने को लिख सकते हो एज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ये है, देयरफॉर टोटल एनर्जी, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, वो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको हाइड्रोजन एटम के लिए, सिंपल शॉर्टकट, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। तो टोटल एनर्जी क्या बनी, के ई स्क्वायर बाय 2r, ये क्या थी काइनेटिक, और इसमें क्या करेंगे प्लस पोटेंशियल जोड़ देंगे। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ही होती है, तो ये माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर आ जाएगा। तो क्या बना भाई बोलो, के ई स्क्वायर बाय आर कॉमन, अंदर क्या बचा 1/2 माइनस 1, क्या है माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, ये आई टोटल एनर्जी, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 नेगेटिव में के ई स्क्वायर बाय आर, बोलो भाई व्हाट इज के ई स्क्वायर बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी है, तो यू कैन राइट हियर। अच्छा, इसको माइनस को अंदर रख लो, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगी फिर। 1/2 ये माइनस के ई स्क्वायर बाय आर इज पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर ये क्या बन गया 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट, कि पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स। लेकिन दिस इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हमने Z1 पुट किया हुआ है। ओके, काफी डिटेल एनालिसिस हो गया, सारी चीजें पता लगी। अब आखिरी है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये इरेज कर देता हूं। तो टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन नंबर 4 पे आ गया, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये बनेगा फॉर्मूला।
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस के जब एक चक्कर लगाएगा यहाँ पे, तो वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये बनेगा आपका 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय द स्पीड। आर और बी की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। टाइम पीरियड इज 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। यहाँ पे आर और वी की वैल्यूज पुट कर दी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपने करना है, मैं नहीं करूँगा इसको, ठीक है। तो ये सारे आपको बच्चे रिजल्ट मिल चुके हैं। यहाँ पे आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता दूँ। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। या हाइड्रोजन एटम के लिए वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया मैंने आपको वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए मैंने क्या बताया आपको कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n फॉर हाइड्रोजन एटम। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आपको बताया कि फॉर एनी जनरल एटम एनर्जी इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज फॉर पर एटम, दिस इज फॉर पर एटम, एक एटम के लिए है, ठीक है जी। ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया। अब बोलो यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? श्योर? देख लो अभी भी, अगर कोई क्वेश्चन है वंशिका, आई थिंक आपका वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए अभी, क्या अभी भी है? पक्का? अच्छा बेटा, इसके बाद में हमारे पास आ गया, लिखो राइट डाउन, नेक्स्ट आ गया, इसको मैं कल कंटिन्यू कराऊंगा, एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, ये हम लोग जो है वो कल करेंगे। ओके।